हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2011 रिलीज्ड एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है फियर नेवर नॉक्स। इस कहानी की शुरुआत होती है दो टीनेजर भाई बहन जेनी और जैक को दिखाते हुए जो वैकेशन पे अपने दादू के घर आए हुए थे। वैसे तो दोनों ही अपने दादू के लाडले थे, खुली छूट मिलती थी उन्हें यहाँ, इसलिए उन्हें यहाँ रहना बहुत पसंद था। लेकिन इसके अलावा भी जेनी के पास एक और वजह थी। एक्चुअली उसका दादू डॉक्टर जॉर्ज हैंसन एक बहुत ही मशहूर साइकियाट्रिस्ट हैं। वो लोगों के दिल से उनके डर को मिटाने में उनकी मदद करते हैं। आज तक उनके एक भी पेशेंट को खाली हाथ लौटना नहीं पड़ा। उनका डर कितना ही सीवियर क्यों ना हो, कितना ही पुराना या डीप रूटेड क्यों ना हो, डॉक्टर हैंसन उसे क्योर कर ही लेते हैं, वो भी बस एक ही सेशन में, सिर्फ अपनी बातों से। वो तो फेमस है ही अपने शॉर्ट येट इफेक्टिव काउंसलिंग के लिए। उनके स्पेशल टैलेंट से जेनी बहुत इम्प्रेस्ड थी और उसने मन ही मन ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो भी अपने दादू की तरह एक साइकियाट्रिस्ट बनेगी। इसीलिए जब भी उसे उनके घर जाने का मौका मिलता था वो कभी मिस नहीं करती थी। और वहां जाकर उसका बस एक ही काम था, जॉर्ज के काउंसलिंग सेशंस को ऑब्जर्व करना। वो अपने पेशेंट से किस तरह से बात करते हैं, क्या कहते हैं, उनसे हर एक डिटेल्स जेनी ने नोटिस किया है। वो अपने हर सेशन के एंड में अपने पेशेंट से कहते हैं कि आज जब आप यहाँ से निकलोगे तो अपना डर यहीं पर छोड़ जाओगे। और ऐसा होता भी। उनके पेशेंट्स बिल्कुल ठीक होकर घर लौटते हैं। उनके लाइफ में फिर कभी उस डर का काला साया नहीं पड़ता। मगर कैसे कैसे सिर्फ बोलने से उनका डर गायब हो जाता है? एक्जैक्टली यही चीज जेनी कभी समझ नहीं पाई और इसे समझने के लिए ही उसे बार बार दरवाजे के बाहर ताक झांक करना पड़ता है। बट ऑफ कोर्स चोरी छुपे, क्योंकि जॉर्ज को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उनके और उनके पेशेंट्स की बातें सुने। ये उनके एथिक्स के खिलाफ था। मगर जेनी भी क्या करे, उससे अपनी क्यूरियोसिटी होल्ड ही नहीं हो पाती। एक दिन रात को डिनर करते वक्त जेनी बहुत हिम्मत जुटाकर अपने दादू से पूछ भी लेती उनका सीक्रेट क्या है। तब जॉर्ज बताते हैं कि किसी भी डर को जीतने के लिए उसे फेस करना जरूरी है। वो अपने पेशेंट से भी यही करवाते हैं। लेकिन जेनी को पता था बात इतनी सिंपल भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता सेशन में। तो वो दादू को इंसिस्ट करने लगती है उनका राज बताने के लिए, इस हद तक कि वो नाराज हो जाते हैं, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। जॉर्ज एक बहुत ही हंसमुख किस्म का इंसान था। गुस्सा करना उनका नेचर ही नहीं था, स्पेशली अपने पोते पोतियों पर तो हरगिज नहीं। वो उल्टा जेनी को डांटते हैं कि वो क्यों उनकी बातें सुनती है, क्या उसे नहीं पता उनके सेशंस प्राइवेट होते हैं। और वैसे भी जेनी अभी बच्ची है। साइकोलॉजी के ट्विस्ट एंड टर्न्स को समझने के लिए उसे पहले मैच्योर होना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में कुछ चीजें सिर्फ उम्र के साथ ही समझ आती हैं। अब एक ऐसे जवाब के बाद क्या ही कहा जा सकता है। जेनी भी चुप पड़ जाती है, मगर मन ही मन उसकी जिद बरकरार रहती है। वो ठान लेती है अगर दादू कुछ नहीं कहेंगे तो वो खुद ही पता लगा लेगी। उस रात जॉर्ज का एक इम्पोर्टेंट इनविटेशन था, उनका अपने ही रिटायरमेंट पार्टी में, जहां उन्हें अवार्ड भी मिलने वाला था। इसलिए वो जेनी और जैक को खाना खिलाकर निकल पड़ते हैं। मगर वो नोटिस नहीं करते उनके घर के बाहर अंधेरे में कोई खड़ा है जो घर के तरफ ही देख रहा है। उधर घर में जेनी को एक आइडिया आता है। उसे पता था जॉर्ज अपने ऑफिस की चाबी कहाँ रखते हैं, तो उनके निकल जाते ही वो भी ऑफिस में घुस जाती है और जैक से कहती है पेशेंट बनने के लिए, जिससे वो दादू की तरह एक साइकियाट्रिस्ट बनकर उसका इलाज कर सके। अब इतने दिनों में इतनी बार वो उनकी कन्वर्सेशन सुन चुकी थी कि उसे हर डायलॉग याद था। साथ में जेनी ने ये भी नोटिस करी थी कि जॉर्ज अपना हर कन्वर्सेशन अपने एक पुराने ऑलमोस्ट एंटीक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, तो जेनी भी वही करती है। लेकिन ऐसी कोई चीज उसने पहले कभी नहीं देखी थी, इसीलिए उसे उसका यूसेज भी पता नहीं था। वो गलती से रिकॉर्ड की जगह प्ले बटन प्रेस कर देती है, जिससे इसमें लास्ट टाइम जो कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुआ था वो स्टार्ट हो जाता है। ये आज सुबह का है रिकॉर्डिंग है। इसमें एक लेडी जॉर्ज को बता रही थी कैसे स्पाइडर के डर ने उनके सारे सुख चैन छीन लिया है। जवाब में जॉर्ज भी उनसे वही कहते हैं जो वो सबसे कहते थे। इसमें कुछ नया नहीं था, जेनी ऑलरेडी सब कुछ सुन चुकी थी, तो वो इसे ऑफ कर देती है। लेकिन रिकॉर्डर के बंद होते ही एक अजीब हादसा होता है उसके साथ। जेनी को अपने सामने एक स्पाइडर दिखाई देता है, काफी बड़ा, पता नहीं अचानक कहां से आ गया। जैक तो लिटरली चौंक उठा था। लेकिन अगले ही पल वो स्पाइडर गायब भी हो जाता है। कहां, उन्हें तो दिखाई नहीं देता।
इधर ये दोनों इस बात पे उतना ध्यान ना देने की डिसाइड करते हैं और फिर से लग जाते हैं अपने काम पे। रिकॉर्डर ऑन करती है, खुद बन जाते हैं एक साइकियाट्रिस्ट और जैक उसका पेशेंट। वो बिल्कुल अपने दादू की तरह जैक से उसके डर के बारे में पूछने लगती है। एक्जैक्टली उस इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए कहती है जो डर लगते ही जैक को अपने दिमाग में दिखता है। अब इसका जवाब देना जैक के लिए बहुत ही आसान था, क्योंकि ऐसा एक ही फोबिया है उसे जिसका सपना वो हर रात देखता है, और वो है एक किलर डॉग का। एक्चुअली जब वो सिर्फ 6 साल का था तब उसने एक ओल्ड मूवी देखी थी जिसमें वो किलर डॉग था। अपने एक बाइट से सबका गला काट रहा था वो। उसका वो भयानक रूप 6 साल के जैक के दिमाग पर इतना गहरा असर डाला कि वो आज तक उसे भुला नहीं पाया। आज भी उसके बारे में सोचते ही रूह कांप उठती है जैक की। दूसरी तरफ जेनी का डर, वो तो काफी वियर्ड था। अपने सपने में वो बार बार अपना क्लोजेट देखती है। उसे फील होता है कोई उसे पुकार रहा है अंदर से। एक अजीब खिंचाव महसूस करती है वो, जो उसे उस क्लोजेट के पास खींच ले जाता है। और जैसे ही वो उसे खोलती है, एक लेडी निकल आती है अंदर से। एक पागल लेडी, मैनियक, जो अपने लंबे लंबे नाखूनों से जेनी को डराने लगती है, उसे सताने लगती है, उसकी आंखें निकाल लेने के लिए भागती है उसके पीछे पीछे, और तब तक उसे भगाती रहती है जब तक जेनी की नींद टूट ना जाए। क्लियरली ये दोनों ही अपने अपने डर से बहुत परेशान थे, और ये डर किसी के बोलने पर तो गायब होने वाला नहीं था। तो जेनी ट्राई करती है जॉर्ज के एंडिंग डायलॉग्स बोलकर, मगर कोई फायदा नहीं होता। तो वो अपने ही रिकॉर्डिंग सुनने लग जाती है इस उम्मीद में कि शायद सुनकर कोई फायदा हो, पर नहीं, कुछ नहीं होता। उल्टा जैक को तो और डर लगने लग जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसे कहीं से उस किलर डॉग की घुर्राने की आवाज सुनाई दे रही है, जो उसे तो लगता है उसका वहम होगा, मगर हमें घर के ऊपर वाले फ्लोर में सच में ही एक किलर डॉग दिखता है। जैक का सबसे बड़ा डर हकीकत बन चुका था। उधर इस सबसे बेखबर जेनी और जैक ऑफिस से निकलकर किचन में सफाई में लग जाते हैं। वो लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि डर नाम की कोई चीज नहीं होती, ये तो बस एक डिल्यूशन है जिसे चाहो तो ओवरकम कर सकते हो। मगर ठीक तभी जैक को फिर से वही ग्राउलिंग की आवाज आती है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसे दिखाई देता है वो किलर डॉग, जो ऑलरेडी किचन में अंदर घुस चुका था और बड़े ही खतरनाक तरीके से दांत दिखा रहा था। उसे देखकर जैक की तो हालत खराब हो जाती है। वो बिल्कुल पत्थर बन चुका था, हिलने की ताकत भी नहीं बची थी उसमें। ऐसे में जेनी उसे संभालती है, उसे खींचकर ऊपर ले जाती है और कमरे में घुसकर दरवाजा लॉक कर देती है। मगर वो डॉग भी काफी गुस्से में लग रहा था, कंटिन्यूअसली दरवाजे पे धक्का मार रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे लॉक किसी भी वक्त टूटने वाला है। दोनों भाई बहन तो डर कर एक कोने में छुप गए थे और ये सोच रहे थे कि अगर वो अंदर घुस आए तो वो क्या करेंगे। बट फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ी देर में सब कुछ शांत पड़ जाता है और दोनों भाई बहन भी चैन की सांस ले पाते हैं, मगर ज्यादा देर के लिए नहीं। अचानक एक क्लोजेट के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है उन्हें, जिसे सुनते ही जेनी हिप्नोटाइज्ड हो जाती है। अपने आप ही खींची चली जाती है वो क्लोजेट के पास। उधर जैक ने ऑलरेडी अंदाजा लगा लिया था कि आगे क्या होने वाला है। उसका डर हकीकत बन चुका है, तो जेनी के साथ भी यही होगा। तो वो जेनी को रोकने की कोशिश करने लगता है, उसे जोर जोर से बुला के उसके तरफ चीजें फेंककर उसे सेंस में लाने की कोशिश करता है। मगर जेनी तो कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। वो जैक की बातें सुन तो पा रही थी, मगर उसका शरीर उसके बश में नहीं था। वो बिल्कुल वैसे ही करती है जैसे वो सपने में देखती है। उसके हाथ जैसे अपने आप ही क्लोजेट खोलकर अंदर रखे कपड़ों में कुछ ढूंढने लग जाते हैं, और कुछ चीजों को हटाते ही उसे वो मिल भी जाता है जिसकी उसे तलाश थी। उसका सबसे बड़ा डर, वो पागल औरत, वो वहीं छुपी थी और अपने लंबे लंबे नाखूनों से जेनी को डराने लगी थी। उसे देखते ही जेनी का सेंस लौट आता है और उसका डर भी। वो पागलों की तरह चिल्लाने लग जाती है और जैक के साथ कमरे से भागने की कोशिश करती है, मगर बाहर तो वो किलर डॉग खड़ा था। वो लोग जैसे तैसे उसे पार करके नीचे जा पहुंचते हैं और मेन गेट खोलने की कोशिश करते हैं। वो नहीं खुलता तो दादू को कॉल करने की कोशिश करते हैं मदद बुलाने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ना दरवाजा खुलता है ना वो कॉल कर पाते हैं। एक्चुअली जेनी के सपने में फोन का कोई एक्सिस्टेंस नहीं था, इसलिए वो जैक के हाथ में लेते ही पिघलकर लिक्विड बन जाता है। ना बाहर जाने का रास्ता था, ना किसी से कोई मदद लेने का।
दोनों भाई बहन तो बिल्कुल कॉर्नर्ड हो चुके थे, वो भी अपने ही डर से। जैक तो कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं था, मगर जेनी इस समय बहुत हिम्मत दिखाती है। अचानक ही उसे अपने दादी की बातें याद आ जाती है कि डर से बचने का बस एक ही तरीका है, उस डर को फेस करना। सुनने में तो आसान लगता है, मगर ये प्रैक्टिकली कर पाना उतना आसान नहीं था, स्पेशली ऐसा नियर डेथ सिचुएशन में। लेकिन फिर भी जेनी कोशिश करती है अपने आप को शांत करने की। धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर खुद को कन्विंस करती है कि वो ये कर सकती है। और जैसे ही वो ऐसा करती है, एक मिरेकल होता है। वो लेडी गायब हो जाती है जैसे हवा। उसका तरीका काम करते देख जैक भी वही करता है और वो किलर डॉग भी गायब हो जाता है। फाइनली उन्हें वक्त मिलता है ठंडे दिमाग से कुछ सोचने का। इतने देर से तो वो जैसे अपने सपने में ही थे, लेकिन अभी सवाल ये था उनके साथ अभी अभी ये जो हुआ वो हुआ क्या? उनके सपने सच में कैसे बदल गए? कुछ देर सोचने पर उन्हें इसका जवाब भी मिल जाता है और वो समझ पाते हैं ये जरूर उस रिकॉर्डर का क्या धरा है। हाँ, बात बहुत ही वियर्ड थी, लेकिन इसमें लॉजिक भी था। एट फर्स्ट उन्होंने जब उस लेडी का रिकॉर्ड प्ले किया था जिसमें वो स्पाइडर्स के बारे में बात कर रही थी, ठीक उसके बाद ही उन्हें स्पाइडर दिखा। और उसके बाद जब जैक और जेनी ने अपने अपने रिकॉर्डिंग सुने, वो भी सच हो गया। अब ये सब कुछ तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना, तो क्या ये रिकॉर्डर मैजिकल है? जेनी और जैक जब यही सब सोच रहे थे तो अचानक ही उन्हें अपने घर में एक अनजान आदमी दिखता है। हम समझ पाते हैं ये तो वही आदमी है जो जॉर्ज के जाते वक्त बाहर खड़ा था, लेकिन दरवाजे तो सारे लॉक थे, तो वो अंदर कैसे आए? जेनी के दिमाग में भी शायद यही सवाल आया था, लेकिन वो आदमी इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता। उल्टा वो जॉर्ज के बारे में पूछने लगता है, जिसके जवाब में जेनी बहुत ही चालाकी से कहती है उसके दादू ऊपर है और उनके पास एक गन भी है। उसे लगा था इससे वो स्ट्रेंजर जरूर डर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो बार बार किसी बॉक्स के बारे में पूछने लगता है जिसका नाम था द बॉक्स ऑफ फियर्स। वो उसे ही लेने आया है। जब जेनी बताती है उसे ऐसा किसी भी बॉक्स के बारे में कुछ नहीं पता, तब वो स्ट्रेंजर एक बहुत ही अजीब रिएक्शन देता है। जोर जोर से हंसने लग जाता है वो और रिवील करता है एक बहुत बड़ा सीक्रेट। कहता है उसके दादू एक फ्रॉड है। अगर उन्हें लगता है कि उनका ये नाम, शोहरत सब उनके टैलेंट और हार्डवर्क का नतीजा है, तो वो बहुत गलत है। ये सब तो उसके कारण है, उसी के देन है जॉर्ज को, जो वो अभी वापस लेने आया है। अब कोई किसी के दादू का अपमान करेगा तो बुरा तो लगेगा ही ना। जैक को भी लगता है तो वो रिएक्ट करता है, लेकिन वो आदमी एक भी कदम पीछे नहीं लेता, उल्टा दुगने जोर से उन्हें बोगस बुलाने लगता है। फॉर्चुनेटली ठीक इसी समय जॉर्ज घर लौट आते हैं और बच्चे उनके पास भाग जाते हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके दादू जरूर इस आदमी को भगा पाएंगे, उसके बातों को काउंटर कर सकेंगे, लेकिन वो तो जैसे बिल्कुल चुप पड़ जाते हैं इस आदमी के सामने। उसके सारे एलिगेशंस को चुपचाप एक्सेप्ट कर लेते हैं जॉर्ज। क्यों ना करे, सच ही तो कह रहा है वो। और वो सच ये है कि जॉर्ज सच में ही एक फ्रॉड है। उसके पास सच में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल नहीं है। उन्होंने अपने करियर में जो भी सक्सेस हासिल किया है वो बस उस बॉक्स ऑफ फियर्स के कारण ही पॉसिबल हुआ है। वो बॉक्स एक्चुअल में वो टेप रिकॉर्डर है जिसका असली मालिक है ये आदमी, और ये है द फियर इटसेल्फ। ऑलमोस्ट 35 साल पहले जब जॉर्ज ने अपना करियर स्टार्ट ही किया था और बहुत कोशिश करके भी कुछ हासिल नहीं हो पा रहा था उनसे, तो एक दिन एक बहुत ही डेस्परेट आवर में उसने इस क्रिएचर को समन किया था अपने अनजाने में ही। और जॉर्ज की प्रॉब्लम सुनने पर उसने उसे ये बॉक्स गिफ्ट करी थी, जिसके मदद से कमिंग 3 डेकेड्स तक जॉर्ज को बेशुमार कामयाबी मिली। उसे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस जब उसके पेशेंट्स अपने डर के बारे में बताते थे वो उसे इस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेते थे और उस तरह से उनके डर को भी कैद कर लेते थे इस बॉक्स में। आज जेनी और जैक ने भी एक्जैक्टली यही किया था। अगर वो सिर्फ रिकॉर्ड करने तक रुक जाते तो उनका डर भी इस रिकॉर्डर में कैद हो जाता, लेकिन उन्होंने उसे प्ले भी किया जिससे वो फिर से बाहर आ गए। एंड फाइनली उन्होंने अपने दम पे उस डर को ओवरकम किया। ये उनकी हिम्मत थी जो सबके पास नहीं होती, और ये फियर उसी का फायदा उठाता है। इनिशियली जॉर्ज को उसके काले इरादे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे तो लगा था ये सच में ही एक गिफ्ट है, लेकिन ऐसे डार्क क्रिएचर्स अपने फायदे के सिवा कुछ करते हैं भला? ये तो बस उसका एक ट्रैप था जिसमें जॉर्ज फंस गया। उसने जॉर्ज के जरिए इतने सालों से उस बॉक्स में दुनिया भर के लोगों के डर को इकट्ठा किया है, जो अभी उसके लिए उसका मोस्ट प्रेशियस ट्रेजर बन चुका है।
उसका द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन। अभी वो ये बॉक्स वापस लेने आया है ताकि इसे प्ले करके वो सबके डर को एक साथ इस दुनिया में रिलीज कर सके, इस दुनिया में एक हैवक क्रिएट कर सके। शुरू से ही उसका यही तो इरादा था जो फाइनली आज इतने सालों बाद पूरा होने जा रहा है। लेकिन ये इरादा बिल्कुल भी नेक नहीं था। इससे ये दुनिया लिविंग हेल में कन्वर्ट हो सकती थी, जो जॉर्ज बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लेकिन ये फियर उसे फोर्स करने लगा था, उसे मजबूर करने के लिए जेनी और जैक दोनों के ही फियर्स को फिर से रिलीज कर चुका था वो। लेकिन इस बार भी जेनी बहुत ही हिम्मत से काम लेती है। वो खुद लाने जाती है उस रिकॉर्डर को और मन ही मन एक प्लान बना लेती है। वो जब बाहर निकलती है और फियर उसके हाथ में बॉक्स देखकर खुशी से उछलने लगता है, तो वो कहती है कि ये बॉक्स वो फियर को नहीं दे सकती क्योंकि वो डरी हुई है। ये सुनकर तो फियर और खुश हो जाता है, उसे एक और फियर मिलने वाला है। तो वो उससे पूछता है क्या है उसका डर। जेनी को एग्जैक्टली यही सुनना था। वो जल्दी से उस रिकॉर्डर को ऑन करती है और कहती है उसका डर है खुद डर, द फियर इटसेल्फ। उसे पता था ऐसा करने से वो क्रिएचर भी जरूर इस बॉक्स में कैद हो जाएगा, होता इससे भी ज्यादा। जबकि डर ही इस बॉक्स का क्रिएटर था और ये बॉक्स उसका क्रिएशन, तो उसके कैद होने के साथ साथ ये बॉक्स भी गायब हो जाता है और जॉर्ज को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। हाँ, जेनी और जैक के सामने उनका पोल खुल चुका था। शायद उनके पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा, लेकिन जॉर्ज के दिल में और कोई रिग्रेट नहीं था, ना ही कोई गिल्टी फीलिंग्स थी। वो अपने गिल्ट को एक्सेप्ट कर चुके थे और जेनी और जैक भी उन्हें माफ कर चुके थे। लेकिन क्या इतना सब कुछ करके भी डर खत्म हुआ? शायद नहीं। वो खुद कैद रह के भी अपना काम करता जा रहा था। उसी रात जेनी को फिर से एहसास हो जाता है कि उसका पुराना डर लौट आया है, लेकिन इस बार वो तैयार थी। उसे पता था उसे क्या करना है और वो डर से डरने वाली नहीं। लेकिन क्या बाकी की दुनिया बच पाएगी डर के हाथ से? गॉड नोस। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। कहानी बहुत ही सिंपल है, फिर भी एंटरटेनिंग है। आपका क्या ख्याल है? शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।